नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, ऐसा है कि जनवरी माह जो है अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, अपने वाइंड अप की ओर है। और अब मैं आपसे एक बहुत ही विनम्रता पूर्वक एक मैं बात कह रहा हूं कि यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। कल मैं अपने चैनल पर मैं लाइव था और वहां पर जो है कई स्टूडेंट ने बोला कि सर जब एग्जाम डेट आ जाएगी तब हमारे अंदर पढ़ने की क्षमता जागृत होगी, मतलब तब हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा। मैं आप सभी लोगों से जिनके दिमाग में भी या जिनके मस्तिष्क में भी जिनके दिमाग में यह बात है कि जब एग्जाम कैलेंडर आएगा या आरओ या पीसीएस की जब डेट आएगी तब आप पढ़ाई करेंगे, यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप एग्जाम डेट का वेट नहीं कर रहे हैं, और ये समुद्र मंथन यूट्यूब पर मत किया करिए। आप लोग समुद्र मंथन करते हो यूट्यूब पर, फला चैनल, फला टेलीग्राम, ये चैनल, वो चैनल, ये सब नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। जिस दिन आपकी परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो जाएंगी उस दिन आपको एक मोटिवेशन आएगा कि मेरा तो काफी कुछ जो पोर्शन है क्या है, रेडी है। आप ये फील करोगे कि मेरा मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी काफी कुछ कंटेंट आपका क्या है, रेडी है। और ऐसे में जब आप एग्जाम डेट आएगी तब आपको अच्छा फील होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि आप यह सोचते हैं कि जब एग्जाम डेट आ जाएगी तब मेरे भीतर मोटिवेशन आएगा, तब मैं तैयारी करूंगा या करूंगी, तब एक बात ध्यान रखिएगा, तब आपके ऊपर एग्जाम डेट आने के बाद प्रेशर फील होगा, दबाव महसूस होगा कि अब डेट आ गई, अब क्या करें, अब क्या करें। इसलिए वह काम नहीं करना है कि जब एग्जाम डेट आए तब पढ़ाई करनी है। आप लगातार पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी पूर्वक, और चूंकि आप घर से बाहर रह रहे होंगे, बाहर नहीं भी रह रहे होंगे तो एक खास एज ग्रुप में आप होंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि आप इस समय इस एज में अपने गार्जियन स्वयं हैं। आपको खुद को डील करना है, आपको खुद को मैनेजमेंट करना है अपने टाइम को, और आगे बढ़ते हुए चले जाना है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। और मैं कई बार कहता हूं कि इसके अलावा आपको रिवीजन लगातार करते रहना है। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज है 29 क्या जनवरी, और आज हम लोग करते हैं सबसे पहले क्या, आज का रिवीजन। चलिए, लास्ट डे हमने पढ़ा था कि सुकन्या समृद्धि योजना अभी चर्चाओं में है, 10 साल इसके पूरे हो गए हैं। और इसको बेसिकली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तत्वाधान में। तो ये डेट आपको क्या करना है, बेसिकली आपको याद करना है। मैंने कई बार आपसे बोला है कि ये दरअसल क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बेसिकली बेटियों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ में वित्तीय सुरक्षा यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट दरअसल सुकन्या समृद्धि योजना देता है, याद रखिएगा। इसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। भाई साहब, जीआई टैग जिसको हम लोग भौगोलिक संकेतक कहते हैं, कल हमने आपको बताया था कि यह उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जिनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, जिनके संरक्षण और संवर्धन का प्रयास किया जाता है, या इनके जीआई टैग, इन वस्तुओं को देने पर इनका जो एक्सपोर्ट होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जीआई टैग आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा गया है। आप कहेंगे सर 2030 तक, याद रहेगा। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी आप जानते होंगे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो है सम्मान देने की घोषणा कर दी गई है। उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो बिहार की जानी मानी जो दिवंगत लोक गायिका है, कौन है, शारदा सिन्हा जी, और जापान के जो व्यवसायी ओसामू सुजुकी हैं समेत 3 को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान देना इस बात को। इसके अलावा कल हमने कई और लोगों की नाम आपको बताया था कि इन लोगों को यह पुरस्कार मिलेगा। और हमने यह भी आपसे बताया था कि सभी लिस्ट को अगर आपको देखना है तो पीआईबी, जिसको हम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट है, वहां पर आप जो है सभी चीजों को क्रमवार देख सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में एनी हाउ आता ही आता है, ठीक है। चलिए, यूरोड्रोन कार्यक्रम अभी चर्चाओं में रहा है और इसमें दरअसल भारत जो है एक पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हो गया है। और इसके जो संस्थापक देश है, जो पहल है, इसमें 4 देश हैं बेसिकली। आपका जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, और कौन का है, स्पेन है आपका, ठीक। इसके अलावा
अभी हाल ही में दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत ने अपनी आर्थिक ताकत का प्रदर्शन करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को जो है मंजूरी इसको मिल गई है, यानी कि इतना निवेश दरअसल भारत में प्राप्त होगा। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के द्वारा भी एक बड़ा निवेश जो है आकर्षित किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र आप जानते होंगे पहले स्थान पर रखता है। इसके अलावा यूपी और अन्य स्टेट भी इस मामले में काफी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा राजीव कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024 ठीक है रिटर्शन ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस नामक 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया और इसी सम्मेलन में उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी को यूज किया था, मैंने कल इस पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था सोशल साइट्स क्या, या एक तरीके से जो आप ये सोशल साइट्स यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, इसका यानी सोशल साइट पॉल्यूशन, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर ये जो नए नए टर्मिनोलॉजीज कई बार क्या होते हैं चर्चाओं में रहते हैं, तो इनका इस्तेमाल अगर आप अपनी कॉपी में करेंगे, निबंध में करेंगे या अपने मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में करेंगे तो वहां आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगाड़िया जी ने 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग की रिपोर्ट वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का क्या किया, उद्घाटन किया था। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर सबसे पहला यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे सर अरविंद पनगाड़िया, और नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग चर्चाओं में है तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 2015 में होती है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी, मतलब कि देश के प्रधानमंत्री। फिलहाल प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष कोई जो है प्रशासनिक अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नीति आयोग एंड योजना आयोग में डिफरेंस भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, यानी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन योजना आयोग एंड नीति आयोग। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीति आयोग योजना आयोग से किस प्रकार भिन्न है। व्याख्यात्मक टिप्पणी करें या व्याख्या कीजिए, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जरा टास्क तुरंत ऑन द स्पॉट आप नोट करिए कि आज आपको क्या करना है। जो पीसीएस के पॉइंट ऑफ से आपको याद करना है योजना आयोग, क्या योजना आयोग और जो है आपका नीति आयोग, इन दोनों में क्या करना है, आपको अंतर समझना है। ये आपका हो गया भैया क्या टास्क, नीति आयोग, ठीक। नीति आयोग, इसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन योजना आयोग एंड नीति आयोग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो भैया इसके आगे क्या है, इसके आगे है 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, चर्चाओं में रहा। और हिमाचल प्रदेश के बारे में आप लोग जानते होंगे, कल हमने इसके 2 जो है राष्ट्रीय पार्कों के बारे में भी चर्चा आपसे की थी। इसके अलावा दूरदर्शन को मतदाता जागरूकता और शिक्षण पर 360 डिग्री व्यापक अभियान के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया, यानी कि वर्ष 2024 का जो इलेक्शन था दूरदर्शन ने इसकी बहुत अच्छी कवरेज की है, ठीक है। इसके अलावा विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर भारत में जो ये कुष्ठ रोग दिवस होता है वो मनाया जाता है 30 जनवरी को। और इसके बैक्टीरिया का हमने कल आपको नाम बताया था, जरा मुझे बताओ कि कुष्ठ रोग जिसको हम लेप्रोसी भी बोलते हैं, इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? प्लीज कमेंट ऑन द बॉक्स। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट जरूर करेंगे मुझे, राइट। चलिए ये हो गया लास्ट डे का रिवीजन। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक। चलिए आगे। अब एक पॉइंट यहां पर चर्चाओं में है डिजिटल करेंसी, और इसके बारे में बखूबी आप लोग जानते होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। और मुख्य परीक्षा पीसीएस और यूपीएससी के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज डिजिटल करेंसी, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकते हैं, क्या इसका इंपैक्ट आगे पड़ने वाला है। तो डिजिटल करेंसी को लेकर के जो भी हाल ही में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं, कौन? डोनाल्ड ट्रंप जी। खतरनाक आदमी है भाई साहब, मैंने कई बार कहा है, बड़े गजब गजब फैसले लेते हैं और उन फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जिद्दी प्रवृत्ति के कहे जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कई हालिया फैसले कई खतरनाक लिए हैं, मैंने इस पर चर्चा भी आपसे की थी, आप लोगों को पता भी होगा। अभी इन्होंने क्या कहा है, अभी ये भाई साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको हम लोग सीबीडीसी बोलते हैं, पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप जी ने, ठीक। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे जारी करने, प्रचलन में लाने और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि इसका कोई भी इस्तेमाल अब नहीं कर सकता है, ना इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ना इसको प्रचलन में रखा जाएगा, ना ही इसको बनाया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग वित्तीय संस्थान यानी कि जो फाइनेंशियल जो आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं वो, ठीक है, और बाजार सहभागियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है, बट इस पर रोक लगा दी जाएगी अभी। और अगर हम भारत में अगर हम बात करते हैं डिजिटल करेंसी की, तो भारत में आरबीआई द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने बेसिकली क्या किया था वर्ष 2000 शायद मुझे लग रहा है 2022 में आरबीआई का ई रूपी लॉन्च किया गया था। ये डिजिटल करेंसी है भारत का ई रूपी के नाम से, आप जिसको जानते होंगे डिजिटल करेंसी इसको हम बोलते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है कि भारत में आरबीआई द्वारा कब ई रूपी को लॉन्च किया गया था। अब आप बताइए, अभी जस्ट हमने आपको बताया है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा 2021, तो ए इज द राइट आंसर, है ना। ए है क्या, नहीं भाई साहब, ए नहीं है, बी है। 2022 में आरबीआई ने डिजिटल करेंसी यानी कि ई रूपी को लॉन्च किया था, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी है, और ये देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो है प्रश्न आ गया। अच्छा, एक न्यूज आपको देनी है कि अगर आपका पीसीएस का लक्ष्य है और अगर आप 25 में 24 में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है, और उसकी जानकारी के लिए यहां पर ये मेरा कांटेक्ट नंबर दिया गया है। यहां पर आप मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग या पीसीएस से रिलेटेड कोई बात या कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो इस मेरे नंबर पे आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने खासकर 2024 मेंस परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। यहां पर ये शेड्यूल है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको जो है 10 क्वेश्चन डेली मिलते हैं। 5 क्वेश्चन सुबह मिलेंगे आपको विथ मॉडल आंसर, और शाम को उसी टॉपिक से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जिसकी कॉपी आपकी चेक होगी, उसका फीडबैक दिया जाएगा, और इसके अलावा शाम को दिए जाने वाले जो 5 प्रश्न होंगे उनको बेसिकली हम लोग यूट्यूब के माध्यम से भी आपको समझाया करेंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, या डिकोड एग्जाम के किसी भी कोर्स में अगर आपको जो है कोई एडमिशन लेना है तो आप उससे बात कर सकते हैं, खासकर पीसीएस यूपीएससी को लेकर के या आंसर राइटिंग को लेकर के अगर आपको मुझसे बात करनी है तो इस पर आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल फीस पर यह प्रोग्राम हमारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है संजय सिस्टम, ये क्या है भाई साहब। तो संजय सिस्टम भारतीय स्थल सेना की निगरानी और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। संजय सिस्टम है अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, खासकर जो है खुफिया प्रकार की चीजों को जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए, किसने लॉन्च किया है, रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह आपके। तो राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली यानी कि बीएसएस को हरी झंडी दिखाई है, यानी कि इसको लॉन्च कर दिया है ओवरऑल, ठीक है। संजय एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर से जानकारी को एकीकृत करती है और उन्हें सुरक्षित सेना डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट संचार नेटवर्क पर युद्ध क्षेत्र की निगरानी परिदृश्य बनाने के लिए संबद्ध करती है। यानी कि जो भी खुफिया डेटा होता है आपका, ठीक है, क्योंकि निगरानी तंत्र है अपने, जैसे कैमरा जस्ट लाइक है ना, तो वो खुफिया जो भी जानकारी होती है तो वो उसको प्राप्त करती है, और थल सेना के दरअसल अपने आप में एक बड़ी अच्छी ये टेक्नोलॉजी है, राइट। चलिए, संजय को भारतीय सेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अब इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। कई बार जब कोई चीज लॉन्च होती है तो उसका फॉर्मेशन, उसका निर्माण किन किन के द्वारा या किस किस कंपनी या संस्था के द्वारा किया गया है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बीएसएस अत्याधुनिक सेंसर और अत्याधुनिक एनालिटिक्स से लैस है। यह लंबी भूमि सीमाओं की निगरानी करेगा, घुसपैठ को रोकेगा, अद्वितीय सटीकता के साथ स्थितियों का आकलन करेगा और खुफिया निगरानी और टोही में अहम भूमिका निभाएगा। टोही मतलब कि क्या, टोही मतलब टोह लेना, जैसे समझ लो कोई चीज जानकारी प्राप्त करना एकदम से, है ना, सटीकता के साथ टोह लेना, जानकारी प्राप्त करना चुपके से, एक तरीके से, ठीक है। तो टोहना इसको बोलते हैं। तो यानी कि एक प्रकार से ये एक तरीके से निगरानी तंत्र जो है इससे विकसित होगा अपने आप में, थल सेना को एक बड़ी ताकत जो है इससे मिलने वाली है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। पॉइंट नंबर 1 यानी कि कथन 1 क्या है आपके सामने कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को हरी झंडी दिखाई। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ही दिखाई। अब यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर राजनाथ सिंह जी की जगह पर कोई और मंत्री का नाम लिख देता और वहां पर क्या होते, कंफ्यूज हो जाते, राइट। तो ये पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, संजय को भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से और संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
संजय आपके पड़ोस में जो रहते हैं वो वाला संजय नहीं। पता चलो उसकी सोचो कि यार संजय को तो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, वो वाले संजय नहीं, आपके मोहल्ले वाले संजय, ये अलग सिस्टम है ना, ध्यान रखिएगा। पता चले कि किसी और को पकड़ लो, बोलो संजय को पकड़ लो, बोलोगे तुमको तो थल सेना के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है, उनको लॉन्च उनके जो है पेरेंट्स ने किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खैर चलिए, तो ये हो गया। तो इस हिसाब से ये वाला कथन भी क्या है, सही, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाता है। थोड़ा मुस्कुराया करो, हंसा करो। वेद कहता है कि प्राच्यो अगाम नृत्य हंसाए, यानी कि जिंदगी ये जिंदगी हंसते खेलते हुए जीने की है। वेद कहता है प्राच्यो अगाम नृत्य हंसाए, ये जिंदगी हंसते खेलते हुए जीने की है। दुख में नहीं रहना, टेंशन में नहीं रहना, लोड में नहीं रहना है, प्रेशर में नहीं रहना है, ठीक है। और अपने आप को हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अपने आप को हमेशा अंदर से क्या करो, पूर्ण शांत रखो, अंदर से पूर्ण शांत, पूर्ण गंभीर, और बाहर से पूर्ण क्रियाशील। जिस तरीके से नदियों का जल बहता रहता है, अपने जीवन को कुछ उसी फ्लो में बहाता है चलो, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो बाहर से बचपना दिखे, अंदर से गंभीरता दिखनी चाहिए, यानी कि बाहर से आपको कोई देखे तो आपके चेहरे पर एक स्माइल, एक मुस्कुराहट हमेशा होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिंदगी छोटी सी है, बहुत बड़ी है, या आप कहोगी बड़ी इन द सेंस कि अगर आप उसको हर पल जीते हैं तो आपके लिए बड़ी है, अगर आप हर पल दुख में जीते हैं तो फिर वो जिंदगी आपके लिए बहुत छोटी दिखाई देगी। निर्भर आपके ऊपर करता है, जिंदगी को आप बड़ा जीना चाहते हैं, जिंदगी को आप छोटा जीना चाहते हैं, ठीक है। आपको फैसला लेना है, ये आपके हाथ में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये दोनों कथन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इस हिसाब से कथन नंबर 1 और 2 दोनों क्या हो गया, राइट हो गया, यानी कि 1 और 2 यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन यहां पे, चलो आगे बढ़ो, चलो ठीक है भाई साहब। सी टॉपिक नंबर 3 है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, आप जानते होंगे कि 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा आप यह भी जानते होंगे कि वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी, कहां पर, भारत में। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2021 में, शायद अगर मैं रॉन्ग हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, वैसे सही बोल रहा हूं मैं। 2021 में जो है भारत ने सहकारिता मंत्रालय, पहले यहां पर सहकारिता मंत्रालय नहीं था, सहकारिता मिनिस्ट्री की जो है क्या की गई, स्थापना की गई। और सहकारिता मंत्री भाई साहब कौन है, सहकारिता मंत्री हैं आपके गृह मंत्री। आप कहेंगे सर गृह मंत्री कौन है, वो हैं आपके अमित शाह जी। तो अमित शाह जी ही क्या है, गृह मंत्री भी हैं और आपके सहकारिता मंत्री भी हैं। आपके एग्जाम के लिए सहकारिता मंत्रालय इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। सहकारिता मंत्रालय स्थापना किए जाने से भारत पर क्या कुछ पड़ेगा, सहकारिताओं पर, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2012 को भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था। तो 2012 और 2025 को ध्यान रखिएगा। और भारत में 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी, जिसके मंत्री कौन है, अभी अमित शाह जी हैं, राइट, ध्यान रखिएगा। थीम क्या है इस बार की इसकी, तो थीम है सहकारिताएं बेहतर विश्व का निर्माण करना, यानी कि कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है, नोट कर लेना। चलो, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, 2022, 2023, 2024, 2025। जल्दी से बताइए कौन सा वर्ष है, जल्दी से बताइए कौन सा वर्ष है। तो वर्ष है 2022, सही है क्या, नहीं भाई साहब 2025 है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अब आपके सामने है विधिक माप विज्ञान, जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम लोग बेसिकली IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अभी क्या हुआ है कि एक पूरे राष्ट्र में एक टाइम ड्यूरेशन हो, यानी कि टाइम हो, ठीक है, मापन हो। तो उसके लिए अभी क्या हुआ, जो उपभोक्ता मामले हैं उस विभाग ने एक राष्ट्र एक समय के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारतीय मानक समय, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, में सटीकता के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL और भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो भी बोलते हैं, के साथ मिलकर के मिली सेकंड से माइक्रो सेकंड की शुद्धता के साथ IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को प्रसारित करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे देश में 5 विधिक माप विज्ञान प्रयोगशालाओं से IST के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है आपने, यानी कि एक राष्ट्र एक समय, है ना, ये इसका मोटो है, विजन है इसका। उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रभाग द्वारा मसौदा विधिक
माप विज्ञान यानी कि भारतीय मानक समय नियम 2025 को पूरे देश में भारतीय मानक समय यानी कि IST के उपयोग को मान्यकृत करने, अनिवार्य बनाने वाले एक व्यापक नियम के रूप में प्रकाशित किया गया है। ये अभी मसौदा तैयार किया गया है जो यहां पर लिखा है, भारतीय मानक समय नियम 2025। ठीक है, याद रखिए, विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक नियम 2025, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही पूछ लेगा कि इसका संबंध किससे है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब इस पर आपके सामने प्रश्न है कि बताओ उपभोक्ता, अब देखो प्रश्न कितना बड़ा लग रहा है, ऐसे देख के ना आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, अरे बाप रे बाप क्या पूछ लिया। बहुत आसान है, ऐसे प्रश्न अक्सर यूपीएससी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बड़ा सा रहेगा, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में उसका प्रश्न रहेगा, लेकिन उत्तर छुटकू सा रहेगा एकदम से। ठीक है, बड़े प्रश्न जितने होते हैं उतने वो आसान होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, उपभोक्ता मामले विभाग ने एक राष्ट्र एक समय के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारतीय मानक समय में सटीकता के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और किस अन्य संस्थान के साथ मिलकर मिलीसेकंड से माइक्रोसेकंड की शुद्धता के साथ IST को प्रसारित करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की। अब क्या है क्वेश्चन में, कुछ है क्या क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। एक का नाम यहां पर लिख दिया है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और इसके साथ में और कौन अन्य संस्थान है। तो भाई साहब कितना आसान है, अभी तो आपने यहां पर पढ़ा, देखो ये देखो, ये देखो, यहां पर आपने पढ़ा कि भारतीय मानक समय के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और ये देखो आपका बेसिकली भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है, इसरो। बस यही हो गया आपका, कितना आसान था। यहां पर देखो कितना आसान था, बताओ। अब इसमें आप लोग टेंशन लिए बैठे रहते, पता नहीं क्या क्या है ना, सर जी कितना बड़ा कठिन क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं था, देखो ये देखो, बस वही था, है ना, क्या, इसरो के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, बस ठीक हो गया। तो कहां पर है इसरो, यहां पर है इसरो ए नंबर पर, बस इसको लगा दो आप लोग, क्या टिक हो गया आपका आंसर। कुछ था क्या उस क्वेश्चन में, नहीं था। ऐसे में ध्यान रखिएगा कि बड़े प्रश्न जब भी आप देखिएगा घबराइएगा नहीं उससे कि आप एकदम से हाथ पांव आपके फूल जाए, एकदम से एकदम बीपी आपके एकदम से हाई हो जाए। ठीक है, ऐसा मत करना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, टॉपिक नंबर 5 है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का ओमान दौरा। अभी भाई साहब ये ओमान गए हैं, मंत्री जी हैं हमारे, पीयूष गोयल जी हैं, आप जानते होंगे इनको, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में आप अक्सर देखते होंगे। तो ये जनवरी के अंतिम में यानी कि 27-28 जनवरी को 2025 को ये ओमान की यात्रा पर हैं और ओमान सल्तनत के वाणिज्य उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री महामहिम कैस बिन मोहम्मद बिन मूसा अल यूसुफ के साथ 11वीं संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेंगे। इसके लिए वो बेसिकली मस्कट ओमान का दौरा करेंगे। कहां का, मस्कट का। उनकी यात्रा भारत की ओमान के साथ व्यापार यानी कि ट्रेड एवं निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है, जो खाड़ी सहयोग परिषद जिसको हम GCC बोलते हैं में भारत की महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारी में से एक है, जिसका जो द्विपक्षीय व्यापार है यानी कि जो डबल ट्रेड है वो है कितना 2023-24 में 8.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का जो है क्या है अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये भी तो इसलिए ये इनके दौरा क्या है इंपॉर्टेंट है अपने आप में, राइट। चलिए आगे, अब बताओ कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में किस देश की यात्रा की है, अमेरिका, ओमान, नेपाल, भूटान। तो ओमान की यात्रा की है। यह प्रश्न मैंने आपको इसलिए मेंशन करवाया है क्योंकि कई बार जो महत्वपूर्ण मंत्री आपके होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई अन्य मंत्री होते हैं, ठीक है, वो अगर विदेश की यात्रा करते हैं तो वहां पर अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने यात्रा कब की, ऐसा प्रश्न फैक्चुअल डेटा के रूप में। तो ऐसे प्रश्न जब भी आप पढ़ें, टॉपिक पढ़ें, तो आपको यह दिमाग में रखना है कि इनकी डेट को हमें याद रखना है कि कब गए थे यात्रा पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आपके सामने एक ऐड और है कि अभी यूपीपीसीएस फाउंडेशन को 2025 को लॉन्च कर दिया गया है। आप चाहें तो इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसमें हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में आपका मेंस प्री इंटरव्यू तैयारी, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली क्विज आपका प्री का, इसके अलावा प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री का पीवाई क्यूज, मेंस का पीवाई क्यूज, ये सब कुछ कराया जाएगा। 18 महीने की वैलिडिटी रहेगी, 9 महीने के अंदर कोर्स आपका वाइंड अप कर दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी बाहरी स्रोत पर आपको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर्स के साथ साथ में आपको बायलैंग्वेज नोट्स भी आपको प्राप्त करवाए जाएंगे। तो ये बहुत सारी इसमें चीजें हैं। सीसैट, हिंदी, निबंध सब कुछ आपको अलग से कराया जाएगा। मेंटरशिप आपको दी जाएगी, पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी और इसके लिए आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका भी नंबर हमने शुरुआत में आपको फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हमने आपको बताया था, या फिर आप चाहें तो नीचे संस्थान के जो नंबर दिए हैं आप इनके माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग चर्चा डिटेल्स में करेंगे। आप इन सारे पॉइंट्स को यहां पर देख सकते हैं और अपने चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। चलिए, बहुत ही नॉर्मल फीस है और भी ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे
टॉपिक नंबर 6, सरकार के प्रयासों से महाकुंभ में नजर आ रही है सभी राज्यों की सांस्कृतिक समृद्धि और एकजुटता। कुंभ में आप जानते होंगे कि इस समय अलग अलग राज्यों की झांकियां, अलग अलग राज्यों का प्रदर्शन, अलग अलग नृत्य का या उनकी सांस्कृतिक विविधता, परंपराओं का सब कुछ हो रहा है। समागम है एक तरीके से, संगम में अपने आप में बहुत बढ़िया चीज हो रही है। महाकुंभ में अगर आप नहीं गए हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये आप किसी भी जाति धर्म मजहब के क्यों ना हो, आपको जाना वहां पर जो बनता है। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता को देखने का वहां पर प्रयास करते हैं। भारत हम सबका, और हमें लगता है कि हमें जरूर जाना चाहिए। सांस्कृतिक एकता, विविधता, एकता, अखंडता का प्रतीक है महाकुंभ, और उसमें जाना बनता भी है अपने आप में, ठीक है। और घूमना भी चाहिए, है ना। कहा गया है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां और जिंदगी गर कुछ रहे तो नौजवानी फिर कहां, ठीक है। अभी जोश है, उमंग है, जरूर जाना चाहिए। आपसे बहुत बूढ़े बूढ़े लोग चले जाते हैं, ठीक है, डंडा लेकर के। आप तो नौजवान हो, यंग हो, 14 तारीख को जाना होगा तो चले जाओगे, लेकिन कुंभ नहीं जाओगे। कोई भी स्थान हो, तीर्थ स्थल ही नहीं, जो सांस्कृतिक विविधताओं से संपन्न हो, वहां पर हमें जरूर जाना चाहिए। उससे नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। कमरे में बैठ के पढ़ाई करोगे कुछ नहीं होगा भाई साहब, ठीक। चलो, सरकार के ऐतिहासिक प्रयास से एक जगह पर एक ही साथ सभी राज्यों की सांस्कृतिक समृद्धि देखने को मिल रही है। वहां पर आप जाइए, देखिए अलग अलग स्टेट की झांकियां। महाकुंभ में नागालैंड का चांगलो, लेह का शोंडोल लोक नृत्य समेत दादरा नगर हवेली, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान की संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। वहां पर मध्य प्रदेश का पवेलियन इस बार जनजातीय भगोरिया नृत्य। देखो ये सब ना याद कर लेना, कहां कहां का कौन कौन सा नृत्य है। ऐसा ही नहीं लिख दिया मैंने, भी लिख दिया है, ठीक है। ये जितने नृत्य वगैरह लिखे हैं ये सब आप एग्जाम में पूछा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन तुरंत ऑन स्पॉट कर लेना, ठीक है। तो पवेलियन इस बार जनजातीय भगोरिया नृत्य। आप पूछ लेगा कि भगोरिया नृत्य कहां का है, आप नाचे नाचे घूमोगे नृत्य सुन करके। भगोरिया नृत्य कहां का है, एमपी का है, ठीक है। कि आकर्षक प्रस्तुतियों के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है, मतलब कि जो है क्या कर रहा है, खुशी दे रहा है। मध्य प्रदेश मंडप में लगाई गई वैदिक घड़ी, आप जानते हो कि यह भी श्रद्धालुओं के लिए एक जो है आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और इस वैदिक घड़ी की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष 29 फरवरी को उज्जैन में किया था, यानी कि 2024 में 29 फरवरी को, ठीक है। इसके अलावा गुजरात का गरबा अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप जानते होंगे। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का जोगनी नृत्य, अब जोगनी नृत्य शायद आपने नहीं सुना होगा, उत्तर प्रदेश में जोगनी नृत्य होता है। इसके अलावा उत्तराखंड का छोलिया और छत्तीसगढ़ का छेरछेरा नृत्य महाकुंभ में जो है अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं। ये सभी के सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति का पार्ट है आपके, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा भी है, प्री का भी है और मेंस का भी है। और इसमें जितने आपके डांस, मतलब जितने नृत्य लिखे गए हैं, इन पर आपके शॉर्ट नोट्स आपके यूपीपीसीएस या यूपीएससी के पेपर फर्स्ट में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टास्क नंबर 2 आज आपका है कि जितने नृत्य इसमें लिखे गए हैं उन सभी के बारे में आपको सब पढ़ लेना है इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। इन जितने नृत्य लिखे हैं इनको सबको इंटरनेट पर आप डालिएगा, सबकी इंफॉर्मेशन खुल के आ जाएगी। तो टास्क ये है कि जितने नृत्य अभी हमने यहां पर बताए हैं इन सबको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। याद रखिएगा ये टास्क है भैया, टास्क वाली कॉपी अलग से बना लेना, होमवर्क वाली, ठीक है। नहीं बनाई होगी तो चलो, अब आपके सामने यहां पर देखो, अब कुछ इस प्रकार से प्रश्न आप एग्जाम में पूछ लेगा। तो निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सही सुमेत नहीं है। तो गरबा कहां का नृत्य है, गुजरात का है, बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, सही सुमेत नहीं है ये पूछा है, तो ये भी सही है, ठीक है। छेरछेरा नृत्य छत्तीसगढ़ का है, बिल्कुल सही बात है। जोगनी नृत्य केरल का है, नहीं, अभी हमने बताया था यूपी का है, तो बस यही स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। और सोंडोल जो है वो लेह का है, ये भी सही हो गया, यानी कि ये ऊपर के 2 सही हैं, लास्ट का 1 सही है, ये वाला गलत हो गया। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर। और नहीं पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो बी क्या हो जाएगा, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बी सही है, बिल्कुल सही, सॉरी ये सी, जोगनी नृत्य केरल का नहीं है, क्या का है, यूपी का है। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऊपर के दोनों सही हैं। और डी क्या है आपका, ये भी सही है, सी वाला नहीं सही है, ठीक है। चलो आगे, अब ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो याद रखना है इसको, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 7 है, उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 ये अभी चल रहा है। उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है, यानी कि एक तरीके से बेसिकली जो है अलग अलग निवेशक जो होंगे वो आपके जो है उड़ीसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कई हजार लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यानी कि ये बेसिकली जो है इस कॉन्क्लेव को भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित किया गया है। 28 जनवरी को पीएम मोदी ने इसके उद्घाटन किया है। नाम क्या है, उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा, ठीक है।
और इसमें बहुत प्रकार के लोग आएंगे, अलग अलग कंपनियां, अलग अलग लोग, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, जर्मनी, पोलैंड और क्यूबा सहित 12 देशों के प्रतिनिधि ने इसमें कंट्रीज ऑफ फोकस के तहत में इसमें पार्टिसिपेट किया अपने आप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बताओ, हाल ही में किसने उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कार्यक्रम कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया? तो किसने किया? ये किया नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए डी। टॉपिक नंबर 8 है राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस, अभी चर्चाओं में है। 27 जनवरी को 27 जनवरी को राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय भौगोलिक सोसाइटी, यह दिवस राष्ट्रीय भौगोलिक सोसाइटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, इसकी स्थापना की याद में दरअसल राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस जो है क्या होता है, मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो विज्ञान, अन्वेषण और पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में काम करता है। और राष्ट्रीय भौगोलिक सोसाइटी की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 27 जनवरी 1888 को। ठीक है, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा थीम क्या है इस बार की? थीम है इसकी संरक्षण और स्थिरता। तो 27 जनवरी 1888 को ये अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलो अब आपके सामने प्रश्न है कि राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर बताइए कौन सा ऐसे कथन सही हैं या हैं। नंबर 1 कथन, 29 जनवरी को राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस मनाया जाता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? नहीं सही है। 27 होता है, यानी कि यह कथन क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय भौगोलिक सोसाइटी की स्थापना 27 जनवरी 1888 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है। क्या पूछा था आपसे, सही कौन सा है? तो बिल्कुल सही बात है, दूसरा सही है। अब देख लो इसमें कूट में कि केवल 2 कहां पर है, तो केवल 2 आपका यहां पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो टॉपिक नंबर 9 है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। आप सभी लोग जानते होंगे कि जनवरी माह में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाए जाने से चर्चाओं में है और 25 जैन को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आपको एक बात बता दूं मैं कि पर्यटन का जो टॉपिक है आपके यूपी वाले में भी है, यूपी स्पेशल के जो है सिलेबस में है और आल्सो जो है आपके जीएस के अलग अलग पेपरों में भी है। पर्यटन पर अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा सकता है कि भारत सरकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है, या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं इस समय चल रही हैं वर्तमान में। यह भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम की अगर हम बात करते हैं इस बार की राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की, तो थीम इस बार की है समावेशी विकास के लिए क्या पर्यटन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितना हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे, पर्यटन को बढ़ावा देने से क्या होता है, हमारे यहां पर जो फॉरेन करेंसी होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में। और इससे जो हमारी सांस्कृतिक जो एकता अखंडता है, जो हमारी भौगोलिक विविधता है, इसको देखने का प्रयास लोग करते हैं और इससे हमारे भारत की छाप है विदेशों में, फॉरेन लेवल पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर क्या होती है, बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। और यहां पर जब लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं, और फिर उसके बाद ही कहीं ना कहीं वो एफडीआई आने का भी रास्ता जो दरअसल क्या होता है, खुलता है। तो पर्यटन को बढ़ावा सरकार बहुत तेजी के साथ दे रही है। जैसे कि अभी हाल ही में महाकुंभ का आयोजन हुआ, मतलब हो रहा है, चल रहा है अभी। तो महाकुंभ के आयोजन के लिए मंत्रियों ने, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने विदेशों में जा जाकर के लोगों को आमंत्रण किया कि आइए देखिए कि हम लोग किस तरीके से एक पूरी नई दुनिया बना लेते हैं अपने आप में महाकुंभ के रूप में। और करोड़ों करोड़ों लोग जो है पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी शिद्दत के साथ किस लेवल पे जो है काम करते हैं अपने आप में। ये बहुत बड़ा जो है अपने आप में एक ग्लोबल जो है अपने आप में ये वर्क करता है, ग्लोबली वर्क करता है अपने आप में, और बहुत बड़ी संगठनात्मक रूप से मशीनरी काम करती है अपने आप में, वास्तव में अपने आप में। और इस पर जो है बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस पर जो है बड़ा आश्चर्यजनक जो है इस पर टिप्पणी की कि भाई इतने बड़े लेवल पर, मतलब कई देशों के लोग जो है इसमें समाहित हो जाएंगे, इतना बड़ा कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने प्रश्न है, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित दिवसों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि छोटे से, मतलब कि पहले से कौन सा दिवस होगा। पर्यटन दिवस, ओजोन दिवस, पृथ्वी दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस। देखो सबसे पहला दिवस कौन सा होता है इसमें से, तो ये होता है आपका, पहले हम लिख लेते हैं इसको। उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है, 24 जैन को होता है, ठीक है बात है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है, ठीक बात है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को होता है। और पर्यटन दिवस आपका कब होता है, पर्यटन दिवस कब होता है, ये देखो 25 को होता है। कब होता है, ये देखो 25 को होता है, बिल्कुल सही बात है, 25 को होता है ये। तो अब आप इसको क्या करिए,
कूट के हिसाब से लगा दीजिए। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब होगा? 24 को, यानी कि पहला हो जाएगा 4 ऑप्शन, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा? पर्यटन दिवस, यानी कि 1, यानी 4 और 1। फिर ये हो गया जनवरी के, दोनों खत्म हो गए। अब जनवरी के बाद कौन सा महीना आएगा? जनवरी के बाद मार्च में कोई नहीं है, अप्रैल में फिर आ जाएगा, ये अप्रैल में आ जाएगा आपका पृथ्वी दिवस। तो 4 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और फिर एक बचा, तो ओजोन दिवस सितंबर में होता है, तो बस दूसरा हो जाएगा आपका लास्ट में। आप देख लो 4 1 3 2 कहां पर है? ये देखो 4 1 3 2, बिल्कुल सही बात है। इसी को टिक लगा दो आराम से, बस हो गया, कोई दिक्कत? ऐसे आपको जो है अपने आंसर को लगाना होगा वहां पर, ठीक है। चलिए, डी इज द राइट आंसर। नाउ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अभी चर्चाओं में है, तो उनको बेसिकली क्या किया गया इस बार उनको आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। बुमराह ने 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 टेस्ट मैचों में 14.92 की औसत से 357 ओवर की गेंदबाजी और 71 विकेट जो है उन्होंने अभी लिए हैं। और इस उपलब्धि के साथ जो बुमराह हैं, भारत के महान गेंदबाजों कौन कौन से? रविचंद्रन अश्विन, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले और कपिल देव की सूची में अपना नाम इन्होंने जोड़ते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 70 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए नोट कर लीजिएगा। बुमराह की साल 2024 की शुरुआत कैपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की यादगार टेस्ट जीत से हुई थी, जहां उन्होंने 8 विकेट लिए। ये पॉइंट मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, इसको आप लोग थोड़ा हटा दीजिएगा। ये पॉइंट मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको कट कर दीजिए। कल इसको मैं कट करके बताऊंगा आपसे, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। एनीवेज आगे बढ़े। बुमराह 200 विकेट लेने वाले भारत के 12वें गेंदबाज भी बन गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में किसे आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? ये आपके सामने बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जसप्रीत बुमराह को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, अब पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको क्या करना है? देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी से इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए प्लीज। और अब आपके सामने निबंध के लिए अभ्यास प्रश्न है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारत पर प्रभाव, ये इस पर आपको निबंध लिखना है। आरओ वाले लिखेंगे भैया 600 शब्दों में, पीसीएस वाले लिखेंगे इसको 700 शब्दों में, और यूपीएससी वाले लिखेंगे भैया इसको कितने शब्दों में? 1000 शब्दों में, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया निबंध। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर घर पे करते होंगे। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए और बहुत ज्यादा नकारात्मक मत रहिए। मेरा सपोर्ट आपके साथ में, कोई दिक्कत हुआ करेगी, मैंने कॉन्टेंट जो नंबर आपको बताया है उस पर आप जो है अपनी कॉल मैसेज मुझे कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट है एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।